हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आज 21 दिसंबर के पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। जिस तरह से जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे गए थे, तो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए उसी के आधारित पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इस क्लास से आपको ये समझ आएगा अच्छी तरीके से कि आपके आने वाले शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा जिस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 18 दिसंबर को हुआ है और 19 दिसंबर को हुआ है, और कल 20 दिसंबर के तीनों शिफ्टों में जिस टॉपिक सवाल पूछे गए, बार बार इन्हीं टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल रहा है। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि जो कि आपका टॉपिक से क्वेश्चन बदलाव देखने को मिला है। जो पहले दिन था आज भी वही सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब कि आपके आने वाले शिफ्टों में भी इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। तो इस क्लास में आपको चेक करने का मौका मिलेगा कि आपके आने वाले शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जिनका पेपर बाकी है जल्दी से देखिए और इन टॉपिक से सारे प्रश्नों को तैयार करिए और अपने पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे और आप अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास से आपको ये समझ आ जाएगा। वैसे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किन किन टॉपिक से सवाल बार बार दिल्ली पुलिस के पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज तो सेम उन्हीं टॉपिक से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि दिन भर का जो आपका पूरा शिफ्ट होता है उसके आधारित पर शाम को 7 बजे हम आपके लिए पूरे पेपर का हल दे रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न किस टॉपिक से पूछा था। विश्व खाद्य अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है। ये करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे। विश्व खाद्य अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया, तो ये मारिया गेला हुंगरिया को किया गया था। पहले का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ड्रेसेस शब्द का संबंध किस खेल से है। हर शिफ्ट में खेल से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, कोई शब्द दे रहे हैं, वो पूछ दे रहे हैं कि ये किस खेल में आता है। तो ड्रेसेस शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये घुड़सवारी से है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 1948 में लागू किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है। बताएंगे कि किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है। तो इस सवाल के बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 सवाल केवल अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए अनुच्छेद महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप अनुच्छेद के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, खासकर राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने अनुच्छेद बन रहे हैं वो सवाल पूछा है। और संशोधन के एक आप 86वां संशोधन पढ़ लीजिएगा, 101वां पढ़ लीजिए, 61वां पढ़ लीजिए, प्लस आप और एक 75वां पढ़ लीजिए। 51 नंबर का तो आप सभी को याद ही होगा, इन्हीं से सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 166 है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। और साथियों, जिस तरह से कल 20 दिसंबर के तीसरे शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे, तो उन भी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर किया गया था, किस शहर में, तो लखनऊ शहर में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। हर शिफ्ट में भाई सवाल पूछे जा रहे हैं इस तरह के। बताइए कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी, तो इंग्लैंड देश के संविधान से अपनाई गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। तो साथियों, यदि आप अपने पेपर से पहले इस क्रैकी पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, जो जीके, जीएस और करंट अफेयर के मिलाकर पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी पीडीएफ में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि इस पीडीएफ से बाहर जा रहे हैं।
और रीजनिंग में जो आपके पूरे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसी पीडीएफ से देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस पीडीएफ को आपको पढ़ना है। ये पीडीएफ मात्र देखिए 50 रुपये का होने वाला है, क्योंकि देखिए यदि आपके पास एक भी दिन का समय है, यदि इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आप कम से कम 400 से 500 सवाल को तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए इस पीडीएफ को आप एक बार जरूर एक नज़र में कंप्लीट देखिए। ये पीडीएफ हमने आपके लिए अपनी टीम से बोलकर केवल 50 रुपये कर दिया है, तो भाई इस पीडीएफ को आप जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि इसी पीडीएफ का बोलबाला इस टाइम हो रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हर शिफ्ट में। कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की मुख्य जन्म दोषों को रोकता है? कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की मुख्य जन्म दोषों को रोकता है? तो फॉलिक एसिड रोकता है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय पेंशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पेंशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पेंशन दिवस। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2013 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। पुरुषों की टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? पुरुष की जो टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई होती है वो कितने मीटर की होती है? 2.43 मीटर की होती है। ऑप्शन इस सवाल के राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2020 में किया गया था। याद रखिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था? पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1975 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। एलाक कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? बताइए, एलाक कराडी ये किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो ये केरल राज्य का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली का डेली हम आपके लिए पेपर का सोल्यूशन करवा रहे हैं। इससे क्या होगा, जैसे क्लास अपलोड होगी तो आपके पास सबसे पहले क्लास पहुंचेगी, तो इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता है? बताएंगे। जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। मैना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। इसका मतलब कि ऑप्शन सी मेल नहीं खा रहा है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लेकिन प्रश्न में अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? हर शिफ्ट में एक सवाल नदी से पूछे जा रहे हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अनाईमुडी शिखर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। आदिवासी त्यौहार भगता परबा जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, वह किस राज्य में आरंभ हुआ था? आदिवासी त्यौहार भगता परबा जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, यह किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो यह झारखंड राज्य में आरंभ हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। साद नोंगक्रेम का 5 दिवस धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साद नोंगक्रेम का 5 दिवस धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये मेघालय राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? इन नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो जारे नदी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। भारतीय नृत्य के किस रूप को महिला प्रस्तुति के लिए कोमल और उपयुक्त कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके आने वाले शिफ्ट के लिए। भारतीय नृत्य के किस रूप को महिला प्रस्तुति के लिए कोमल और उपयुक्त कहा जाता है? तो लास्ट को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ये तो संबंधित है मेवाती घराने से। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्योंकि लगातार शाम में 7 बजे आपके लिए लगभग 100 से 150 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। शाम का 7 बजे वाले क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। लगातार क्लास हो रही हैं, आज भी आएगी। जो आपका दिन भर का शिफ्ट होगा, जिन भी टॉपिक से सवाल मिला है सारे टॉपिक से क्वेश्चन क्लास में ऐड कर देंगे। तो शाम का 7 बजे क्लास आपको मिस नहीं करना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये तो स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। मणि महेश झील किस राज्य में स्थित है? मणि महेश झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कोप 30 2025 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? कोप 30 जो 2025 सम्मेलन हुआ था किस देश में हुआ था? तो ये ब्राजील देश में हुआ था। ओके, बी ऑप्शन आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 को चेक करिए तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये स्थित है कोलकाता शहर में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? बताइए। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया? तो पंथ निरपेक्ष को शामिल किया था। ध्यान रखिएगा, हर शिफ्ट में 42वां संविधान संशोधन से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये 2010 में शुरू हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? बताइए, सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? आप सभी को मालूम होगा कि नाबार्ड बैंक है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को चेक करिए, क्या सवाल पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इकोनॉमिक्स से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा अप्रत्यक्ष कर इनमें से नहीं है? तो सीमा शुल्क तो है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी है, उत्पाद कर भी है, लेकिन संपत्ति कर नहीं है भाई, अप्रत्यक्ष कर। तो ऑप्शन इस साल का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 38 को हल करिए। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो 42वें संशोधन के तहत किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? ये तो तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन राइट आंसर है। हर शिफ्ट में पोंगल, ओणम, बिहू पूछ चुका है। अब आपके आने वाले शिफ्टों में ये करगम पूछेगा, या तो यक्षगान पूछ सकता है। यक्षगान कर्नाटक का है। सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये उड़ीसी संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो केरल राज्य मनाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? IOA के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार दोराबजी टाटा जी थे। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना था? बताइए। वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बन गया था? तो सिक्किम राज्य बना था। ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? सवाल पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो केवल 2 रजत पदक जीते थे भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। MS एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल किसके द्वारा की जाती है? याद रखिएगा, आपको 4 से 5 टॉपिक सॉल्व पढ़ना है कंप्यूटर के लिए। MS एक्सेल को पढ़ लेना है, पावर पॉइंट को पढ़ लेना है, पावर पॉइंट को पढ़ना है, और कंप्यूटर की उत्पत्ति से सवाल पढ़ लेना है। ये 3 टॉपिक तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही सवाल जो 10 क्वेश्चन पूछा इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। MS एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल रेफरेंस के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखें। क्वेश्चन नंबर 46। प्रिंटर की स्पीड अक्षर चिन्ह प्रति सेकेंड किस में मापी जाती है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड अक्षर चिन्ह प्रति सेकेंड में मापी जाती है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के किस समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य जो कि भारत के अनुसूचित जाति समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना है। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना तो 1956 में शुरू हुई थी और 61 में समाप्त हुई थी। तो ये किस पर केंद्रित थी बताएंगे? तो ये त्वरित औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखें। क्वेश्चन नंबर 49। तो रीजनिंग के देखिए सवाल किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। PQRS T और U एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रीय और अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी एक वृत्ताकार मेज है। 2 2 4 2 6 लोग को इसमें हमें बैठाना है। जैसे सवाल दिया है उसी के हिसाब से हमें सभी को बैठाना है। तो एक लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन कंप्लीट करेंगे। T और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। T और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, T को यहाँ बैठा दिए, R को यहाँ बैठा दिए, तो बीच में एक व्यक्ति बैठ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। केवल एक व्यक्ति R और U के बीच बैठा है। R तो यहाँ पे बैठा है तो U को यहाँ बैठा दीजिए। U और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठ जाएगा। ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। U और Q के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। सवाल नेक्स्ट लाइन दिया है कि U और Q के बीच, U यहाँ पर है तो Q को यहाँ बैठा दी, तभी देखिए U और Q के बीच 2 व्यक्ति बैठेंगे। पहले से तो एक R ऑलरेडी बैठ चुका है, तो एक बार फिर से आपको हम समझाएंगे। T और R के बीच केवल एक व्यक्ति, ठीक है, इसको बैठा दिया।
उसके बाद केवल एक व्यक्ति आर और यू के बीच, आर तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो यू को यहाँ बैठा दीजिए, यू यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया, तो इनके बीच में दो व्यक्ति बैठ गए। ठीक, केवल एक व्यक्ति, सवाल बोला है कि केवल एक व्यक्ति आर और यू के बीच बैठे हैं। ठीक है, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। यू और क्यू के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, यू तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो क्यू को यहाँ बैठा देते हैं, चाहे इधर से चेक कर लीजिए चाहे इधर से चेक कर लीजिए। यू और क्यू के बीच दो व्यक्ति हैं, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। यस जो है वो टी के ठीक बाएं बैठा है, यानी टी के ठीक बाएं यस बैठा है, तो यस को यहाँ बैठा लीजिए। एक अभी नहीं बैठा है तो कौन नहीं बैठा, पी, पी को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल क्या पूछा है, पी के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, पी के बाएं से तो क्यों बैठा, देखिए पी का बायां पहले स्थान पे आर है, दूसरा पे क्यों है, तो कौन बैठा भाई, क्यों, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। हर टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक कन्फर्म हो चुका है। ओके, अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 50। एक ये भी सवाल पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में, एक कूट भाषा में रोड को क्यू के डबल जेड के रूप में लिखा जाता है और बैंड को AWMZ के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में टास्क को कैसे लिखा जाएगा। हल करिए, रोड है ROAD, इसका कोड QK डबल जेड लिखा है, R होता 18, Q होता 17, O होता 15, K होता 11, A होता 1, Z होता 26, D होता 4 और Z होता 26। 18 से 17 -1 हुआ है, 15 से 11 -4 हुआ है, 1 और 26 यानी बहुत अंतर हो रहा है, तो आप यहाँ पे A को कितना मान लेंगे, 27 मान लेंगे। आप जानते हैं A से लेकर Z तक आपका 26 होता है, जैसे हम जोड़ने पर 27 बढ़ते हैं A से शुरू हो जाता है, यानी यहाँ पे A आपका 27 है, 27 से 26 यानी -1 हुआ है। D देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे Z 26 यानी D को यहाँ पे 30 मानिए, जैसे 27 पे 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, इसका मतलब कि इसमें -4 हुआ है। इसमें लॉजिक लगा है -1 का, -4 का, -1 -4 का, पूछा कि इसका टास्क का, चलिए तो यही लॉजिक सेम लगाते हैं, -1 -4 का। TASK, T होता है 1 और T होता है, इसमें -1 करना है, इसमें -4 करना है, इसमें -1 इसमें -4, T होता है 20, 20 में से 1 को कम कर देंगे 19, 19 पे यस आता है। ये होता है 1, अब 1 होता है, अब इसमें से आपको 4 घटाना है तो इस पर इसको 27 कर लीजिए, 27 में से 4 को कम करेंगे 23, 23 पे W होता है। यस होता है 19, 19 में से घटा देंगे 18, 18 पे R होता है, K होता है 11, 11 में से 4 को कम करेंगे 7, 7 पे G होता है, यानी टास्क का कोड क्या होगा, SWRG, SWRG जो कि बी ऑप्शन। तो इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं। जितने टॉपिक से सभी स्टूडेंट ने सवाल दिए हैं, सारे टॉपिक से क्वेश्चन हमने आपके आने वाले शिफ्टों में कंप्लीट करा दिया। तो साथियों आप अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आपके लिए हम पूरे पेपर का सोल्यूशन करवा रहे हैं सारे क्वेश्चनों का, ऐसा कोई भी आपको नहीं करवा रहा है जिनका आने वाले शिफ्टों में, वो तो भाई डेली क्लास लेंगे। ओके, और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना रिविजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। हाई लेवल के सवाल बिल्कुल भी पूछे नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सेम 2023 के हिसाब से सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो आज शाम का 7 बजे वाली क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। शाम को 7 बजे हम आपको एक अलग से क्लास जरूर प्रोवाइड करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन उस क्लास में करेंगे जो कि आपके आने वाले शिफ्ट के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वो PDF आप ले लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उस PDF से। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।